नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है इलेक्शन कमीशन। जैसा कि हम सभी को ये जानकारी है कि कुछ राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और अगले साल जो है लोकसभा का भी इलेक्शन होने वाला है। तो जो इलेक्शन होता है उसको कराने की जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है। तो आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी चर्चा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्यों बनाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बन रहा था उस समय क्या चर्चा हुई इलेक्शन कमीशन के बारे में कि क्यों इसको होना चाहिए और इसका क्या कार्य होना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन में कौन कौन से लोग होते हैं, कैसे इनका गठन किया जाता है। यह भी आगे चर्चा की जाएगी कि इलेक्शन कमीशन का पावर और फंक्शन क्या है। साथ ही में यह भी देखा जाएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई रूल बनाता है और पार्लियामेंट भी रूल बनाती है तो दोनों में कौन सा रूल जो है प्रभावी होगा, प्रिवेल करेगा। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन अगर कोई निर्णय ले लेता है, जैसे चुनाव के टाइम में नॉमिनेशन के बारे में, चाहे वो रिजेक्शन का हो, चाहे कोई भी फैसला अगर इलेक्शन कमीशन करता है चुनाव के दौरान, तो क्या उस समय पीड़ित को यह अधिकार है कि वो किसी न्यायालय में जाए या न जाए, या कहाँ जाएगा। क्या न्यायालय को या किसी और प्राधिकारी को इलेक्शन कमीशन के आदेशों का रिव्यू करने का पावर है कि नहीं है। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय यह चर्चा की गई कि प्रियम्बुल में जिस शब्द की हम संकल्पना कर रहे हैं, जिस भारत की हम संकल्पना कर रहे हैं, वो है भारत एक जो है लोकतांत्रिक राज्य होगा, लोकतांत्रिक देश होगा, रिपब्लिक देश होगा। और साथ ही साथ यह भी देखा गया कि सभी नागरिकों का जो राजनीतिक न्याय है वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने डेमोक्रेसी, रिपब्लिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के आधार पे यह माना कि एक ऐसा तंत्र होना चाहिए जो इसको सुनिश्चित करने में अपना योगदान दे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसे तंत्र की संकल्पना की गई और उस मशीनरी का नाम रखा गया इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का उद्देश्य यह रहा। अब चर्चा ये की गई कि इलेक्शन कमीशन क्या कि एक परमानेंट बॉडी बनाया जाए, या 5 साल में चुनाव होता है तो उस समय इलेक्शन कमीशन को बनाया जाए। इस पर भी चर्चा हुई। तो इन दोनों बिंदुओं पर विचार करते हुए इसको सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में रखने का प्रयास किया गया। लेकिन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह महत्वपूर्ण तो है लेकिन इसको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में न रखा जाए और इसको एक अलग से चैप्टर बनाया जाए जहां पे एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस एकदम बिल्कुल ना हो इसके कार्यों में। और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई। अब इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था तो कर दी गई, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इलेक्शन कमीशन एडहॉक बॉडी नहीं रहेगी। एक ये परमानेंट बॉडी रहेगी, लेकिन इसमें 4-5 लोग नहीं रहेंगे। इसमें एक 1 मेंबर जो है ये बॉडी रहेगी और उस 1 मेंबर का नाम रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और साथ ही राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति प्रदान की गई कि जब भी कोई जरूरत हो उस समय इसमें सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति महोदय बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और इस आधार पर निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। जब संविधान बन करके लागू हो गया उसके पश्चात एक समस्या आई। समस्या ये आई कि चुनाव आयोग प्रारंभ में 1 मेंबर था और वह 1 मेंबर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन 1989 में राष्ट्रपति महोदय ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और एक सदस्य की जगह पे इलेक्शन कमिश्नर की संख्या बढ़ा दी। जब इलेक्शन कमिश्नर की संख्या बढ़ा दी तो यह मल्टी मेंबर हो गया इलेक्शन कमीशन। लेकिन राष्ट्रपति महोदय को तुरंत एहसास हुआ कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसलिए जिस मेंबर की नियुक्ति हुई थी
उन मेंबरों के पद को जो है एबॉलिश कर दिया गया। जब पद एबॉलिश किया गया तो जिन जो मेंबर उसमें कार्य कर रहे थे उसमें एक का नाम था एस.एस. धनोना। मिस्टर एस.एस. धनोना ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 1991 का जजमेंट है, उसमें यह पिटीशन फाइल किया कि राष्ट्रपति महोदय ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो मल्टी मेंबर जो कमीशन बनाया था वो संविधान सम्मत था, लेकिन जब एक बार जो है मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया उसके बाद से इसको एबॉलिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर राष्ट्रपति ऐसा एबॉलिश करते हैं तो यह जो है इंटरफियरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इलेक्शन होगा। और इस आधार पे उन्होंने यह निवेदन किया माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि राष्ट्रपति महोदय के इस आदेश को, जो कि पद को एबॉलिश कर दिया, उसको निरस्त कर दिया जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एस.एस. धनोना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 324 में राष्ट्रपति महोदय को यह स्पष्ट शक्ति प्रदान की गई है कि वो समय समय पर चाहे तो सदस्यों की संख्या फिक्स कर सकते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन में मेंबर की आवश्यकता है तो वो ला सकते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं तो उसको एबॉलिश कर सकते हैं। और इस आधार पे एस.एस. धनोना की पिटीशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। यह तो एक घटना हुई। दूसरी घटना इसके कंपोजिशन को लेकर के तब हुआ जब एक बहुत ही चर्चित मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे मिस्टर T.N. शेषन।